हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रवि स्टडी आईक्यू जीके। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी संपूर्ण 2023 की करंट अफेयर का पार्ट नंबर 13। देखिए, मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ करंट अफेयर को और इसमें टॉप मोस्ट 2400 क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। और उसी सीरीज में पार्ट नंबर 13 ये आज डिस्कस होगा। ये सभी पार्ट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें सभी सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आपके लिए रखे गए हैं। तो एग्जाम से पहले इन सभी वीडियोस को आपको ज़रूर देखना है और पूरा आपका 2023 का करंट अफेयर वो यहाँ से कवर होने वाला है। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और आज की हमारी वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर ये कौन बनी है? तो देखिए, भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर की बात करें तो ये बनी है वैशाली रमेश बाबू। तो ऑप्शन नंबर बी ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर ये है वैशाली रमेश बाबू। अब देखिए, जो ये वैशाली है ये चेन्नई से बिलोंग करती है और भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। अब ये जो आयोजन था ये कहाँ पर हुआ था? तो ये बार्सिलोना स्पेन में था। और इनसे पहले कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोनावल्ली ये ऑलरेडी भारत की ग्रैंड मास्टर बन चुकी है। तो देखिए, महिला कैटेगरी में तो पहले कोनेरू हम्पी और एक है हरिका और तीसरे नंबर पर अब बनी है वैशाली। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो ये भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कहाँ से बिलोंग करती है। तो ये बिलोंग करती है चेन्नई से। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया है या किसे नामित किया है? तो देखिए, टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2023 तो ये नामित हुई है टेलर स्विफ्ट। आपने इनके गाने मोस्टली सुने होंगे अगर आप इंग्लिश सॉन्ग्स के शौकीन हैं तो टेलर स्विफ्ट ये एक सिंगर है और इन्हें टाइम्स मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है। अब देखिए, इससे पहले अगर हम बात करें 2022 की, तो 2022 की जो टाइम मैगजीन थी उसमें जो पर्सन ऑफ द ईयर थे वो नामित हुए थे यूक्रेन के राष्ट्रपति जिनका नाम था व्लादिमीर जेलेंस्की। और इस बार ये नामित हुई हैं 2023 में मशहूर सिंगर जिनका नाम है टेलर स्विफ्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन ये कहाँ किया गया? तो देखिए, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन ये हुआ है नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, ये जो आपका इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम था ये दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में शुरू हुआ और ये इसका तीसरा संस्करण था। इससे पहले जो पहला संस्करण था ये हुआ था 2021 में और फिर दूसरा 2022 में और अब तीसरा संस्करण ये हुआ है 2023 में। और कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। और थीम क्या है इसकी? तो ये है मूविंग फॉरवर्ड वाइल एडजस्टिंग टू इंडियाज डिजिटल एजेंडा। ठीक है, तो थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इस बार का ये हुआ है दिल्ली में और कौन सा है? ये तीसरा संस्करण ये इसका इस बार आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2023 से किसे नामित किया है? तो देखिए, अगर हम बात करें टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर की तो ये नामित हुए हैं अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर जिनका नाम है लियोनेल मेसी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप यहाँ पर याद रखेंगे। अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी, इन्हें ही टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2023 से नामित किया गया है। अब यहाँ से कुछ और फैक्ट आप याद रखेंगे लियोनेल मेसी को लेकर, जैसे कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, ठीक है, टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर ये मैं बता चुकी हूँ आपको। इसके अलावा जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप हुआ था तो इसमें अर्जेंटीना जीता था फ्रांस को हराकर और इसमें गोल्डन बॉल अवार्ड ये किसने जीता था? ये भी जीता था लियोनेल मेसी ने। इसके अलावा 8वीं बार बैलन डी और पुरस्कार विजेता तो ये भी कौन है? तो ये भी है लियोनेल मेसी। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको लियोनेल मेसी से ध्यान रखनी है और उनकी कंट्री अर्जेंटीना ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक आपराधिक मामले ये कहाँ पर दर्ज हुए हैं? तो देखिए, एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो देखिए, ये रिकॉर्ड जो ब्यूरो है ये हर साल क्या होता है कि अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करता है और बताता है कि कौन से स्टेट में, कौन से यूटी में कहाँ पे कितना क्राइम हुआ है। तो जो 2022 की अगर हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जो एनसीईआरबी की रिपोर्ट है, एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है कि सबसे ज़्यादा जो महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं तो वो हुए हैं दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप यहाँ पर याद रखेंगे कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले ये दर्ज हुए हैं।
अब देखिए एनसीआरबी की बात आई है तो फुल फॉर्म मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कि है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। स्थापना हुई थी 11 मार्च 1986 में। मुख्यालय तो ये है दिल्ली में। और इसके अलावा मैं आपको बता चुकी हूँ कि दिल्ली जो है महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में टॉप पर है। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा हत्या की दर तो ये है यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में। और सबसे सुरक्षित शहर तो ये है आपका वेस्ट बंगाल में कोलकाता। अगला क्वेश्चन है आपका, COP28 में किस राज्य को वनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया? तो देखिए COP28 जो कि दुबई में हुआ है इस बार यूएई में, तो ये 12 दिसंबर तक होना है, ठीक है। और इसमें जो वनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है वो दिया है बिहार को। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए COP28 में बिहार को वनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। और बिहार के विशेष रूप से जल जीवन हरियाली अभियान के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान दुबई में जो कि COP28 जहाँ पर हो रहा है वहीं पे इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से बिहार को सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा ये मिला है बिहार को COP28 के दौरान, जो कि हो रही है कहाँ पर, दुबई में। अगला क्वेश्चन है आपका, टाइम्स मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर ये चुना है? तो देखिए CEO ऑफ द ईयर तो ये चुने गए हैं सैम अल्टमैन। ऑप्शन नंबर बी ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए सैम अल्टमैन की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो बेसिकली अपनी आजकल बहुत ट्रेंड टॉपिक चल रही है AI और ChatGPT, ठीक है, इस तरीके से। तो जो ओपन AI और ChatGPT है उसके संस्थापक कौन है? तो ये है सैम अल्टमैन। और इन्हें इस बार टाइम्स मैगजीन के द्वारा CEO ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है, ठीक है। तो अभी 3 मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर हम बात करें पर्सन ऑफ द ईयर तो ये है टेलर स्विफ्ट जो कि मशहूर सिंगर है। उसके बाद एथलीट ऑफ द ईयर तो ये है लियोनेल मेसी। अगर हम बात करें CEO ऑफ द ईयर तो ये बने हैं सैम अल्टमैन। तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, जस्टिस सुभाषिस तलपात्रा ने कौन से राज्य के हाईकोर्ट के रूप में 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो देखिए जस्टिस सुभाषिस तलपात्रा की बात करें तो ये अभी उड़ीसा के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए हमारे देश में सबसे टॉप पर जो कोर्ट है उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम अपेक्स बॉडी कहते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर आएगा आपका सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद हर एक राज्य में एक हाई कोर्ट होता है। हालांकि 1-2 राज्यों का कोई कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है। और अभी वर्तमान में हमारे देश में टोटल 25 हाई कोर्ट हैं। तो उसमें से जो उड़ीसा हाई कोर्ट है उसके जो चीफ जस्टिस बने हैं वो बने हैं कौन? जस्टिस सुभाषिस तलपात्रा। तो नाम इनका आपको ध्यान रखना है, कौन से स्टेट के बने हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए कि 90वें भारत अंतर्राष्ट्रीय MSME एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन ये किसने किया है? तो देखिए MSME एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन ये किया है मनोज सिन्हा ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। मनोज सिन्हा कौन है? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। इन्होंने ही दिल्ली में 9th भारत अंतर्राष्ट्रीय MSME एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। उन्हीं के द्वारा नई दिल्ली में इस समिट का आयोजन ये या फिर उद्घाटन ये किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई है? तो देखिए स्वतंत्रता दिवस जो कि मनता है 15 अगस्त को, तो उसमें हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई है जगदीप धनखड़ जी ने, जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली के प्रगति मैदान से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक पूरे देश में हर घर तिरंगा ये मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की पहली महिला महानिदेशक ये किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए इंडिया काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की पहली महिला महानिदेशक तो ये नियुक्त हुई है कंचन देवी। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए 1 दिसंबर 2023 को कंचन देवी को इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया है।
और कंचन देवी इस ICFRE के डायरेक्टर जनरल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला IFS ऑफिसर भी हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो कोई भी चीज़ अगर पहली बार होती है या कोई भी अपॉइंटमेंट किसी भी फीमेल की वो पहली बार होती है तो वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ पर कंचन देवी का नाम आपको ध्यान रखना है, जो कि ICFRE की डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा FRI भी आप याद रख सकते हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपको देखने के लिए मिलेगा कहाँ पे, देहरादून में। ICFRE की बात करें, स्थापना हुई थी 1986 में और इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, ये है देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय मूल के कौन टेस्ला के नए CFO बने हैं। तो देखिए, टेस्ला के नए CFO की बात करें तो ये बने हैं वैभव तनेजा। ऑप्शन नंबर बी, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, कंपनी ने भारतीय मूल के वैभव तनेजा को अपना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाने का ऐलान किया है और टेस्ला की CFO जो है चाचरी किरखोन ने 4 साल की भूमिका के बाद में इस पद को छोड़ दिया है और उनका स्थान अब लेंगे वैभव तनेजा, जो कि भारतीय मूल के हैं। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस ये कब मनाते हैं। तो देखिए, सशस्त्र सेना झंडा दिवस की अगर हम बात करें तो ये बनता है 7 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो देखिए, शहीदों और वर्दी में पुरुषों का सम्मान देना, ये इसका बेसिक उद्देश्य होता है। और सशस्त्र सेना झंडा दिवस कहीं या फिर सिंपल झंडा दिवस, तो ये भारतीय सशस्त्र सेनाओं के जवानों के कल्याण के लिए भारत की जनता से धन संग्रह के प्रति समर्पित एक दिन है। यह 1949 से 7 दिसंबर तक भारत में मनाए जाने वाला उत्सव है। ठीक है, मतलब 1949 से इसकी शुरुआत हुई है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने CRPF के महानिदेशक यानी कि DG का अतिरिक्त प्रभार ये किसे सौंपा है। तो देखिए, अगर हम बात करें CRPF के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF, तो ये बने हैं कौन, अनीश दयाल सिंह। हालांकि इन्हें अभी अतिरिक्त प्रभार मिला है, अभी नियुक्ति होगी तो ये वापस से इसका जो पोर्टफोलियो है ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी ध्यान रखेंगे, CRPF के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार ये मिला है अनीश दयाल सिंह को। ऑप्शन नंबर ए, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, अनीश दयाल सिंह अभी वर्तमान में ITBP के महानिदेशक हैं और CRPF का अतिरिक्त प्रभार ये इन्हें मिला है क्योंकि इससे पहले जो DG थे SL थाउसेन, उनका जो है रिटायरमेंट हो चुका है 30 नवंबर को। CRPF की बात करें तो फुल फॉर्म होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। स्थापना हुई थी 1939 में और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया। तो देखिए, भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन तो ये हुआ है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, केंद्रीय रेल मंत्री हैं जिनका नाम है अश्वनी वैष्णव। उन्होंने बेंगलुरु में 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया है और डाकघर का निर्माण ये लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड ने किया है, जबकि IIT मद्रास ने इसके लिए टेक्निकल सपोर्ट प्रदान किया है। तो ध्यान रखिएगा, 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा ये हुआ है बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना लागू करने की घोषणा की है। तो देखिए, भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना ये लागू करने की घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने 18 अगस्त 2023 को राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की है और योजना के तहत राज्य के 17 जिलों के आदिवासी क्षेत्र में सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। योजना का उद्देश्य है सुदूर आदिवासी क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोड़ना। तो कोई भी अगर योजना आती है तो किसने लॉन्च की है, किस राज्य से, स्टेट की है या फिर सेंटर की है, और इसके अलावा उसका पर्पस क्या है यानी कि उसका उद्देश्य क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अंडर 20 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए, अगर हम बात करें अंडर 20 वुमेन्स वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में, तो यहाँ पर गोल्ड मेडल ये जीता है किसने, इनका नाम है प्रिया मलिक। ऑप्शन नंबर ए, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, कुश्ती चैंपियनशिप हुई है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन ये जॉर्डन में किया गया और भारतीय महिला पहलवान प्रिया मलिक ने इतिहास रचते हुए 2023 अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल ये जीत लिया है। प्रिया ने महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है और जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी महिला
पहलवान ये बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है? तो देखिए, अबुआ आवास योजना की घोषणा ये की है झारखंड के मुख्यमंत्री ने। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी मैदान के राजकीय समारोह में राज्य की जरूरतमंद लोगों के लिए एक नई योजना जिसका नाम है अबुआ आवास योजना, इसकी शुरुआत की है। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें यहाँ पर हो जाएगा आपका डी सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कौन बन गया है? तो देखिए, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की बात करें तो ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं मोहित कुमार। ऑप्शन नंबर जो बी है ये यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखिए, मोहित कुमार ने पुरुषों के 61 किलोग्राम भार वर्ग में रूस के एल्डर अखम दुनोनोव को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, और ये प्रतियोगिता बेसिकली कहाँ पर हो रही है? ये हो रही है जॉर्डन में। इससे पहले 2001 में पलविंदर चीमा, 2001 में फिर से रमेश कुमार और 2019 में दीपक पुनिया के बाद ये मोहित जो हैं वो अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के चौथे पुरुष पहलवान ये बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान ये शुरू किया है? तो देखिए, मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान ये शुरू किया है किसने? द्रौपदी मुर्मू। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि द्रौपदी मुर्मू के द्वारा मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल इस अभियान की शुरुआत की गई है। अब देखिए, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 17 अगस्त 2023 को कोलकाता में ब्रह्म कुमारियों के द्वारा आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान का शुभारंभ ये किया है। फिर भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन ये कहाँ किया गया? तो देखिए, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन ये हुआ है कहाँ पर? तो ये हुआ है फरीदाबाद में। ऑप्शन नंबर सी ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फरीदाबाद कहाँ है? तो ये है आपका हरियाणा में। तो वहीं पर हुआ है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 का उद्घाटन। अब देखिए, वर्तमान संस्करण का जो विषय है वो है अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक समर्पण। और ये जो महोत्सव हुआ है वो 9वें संस्करण का था जो कि 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। फिर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी ये किस देश ने की है? तो देखिए, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी तो ये की है भारत ने। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण का आयोजन ये भारत की मेजबानी में किया गया। इसके अलावा भारत ने अभी G20 का भी जो है होस्ट किया था और इसके अलावा वर्ल्ड कप भी भारत में ही हुए थे। ठीक है, और जो ये आपका रायसीना डायलॉग था ये नई दिल्ली में हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे। और G20 अब G21 हो चुका है क्योंकि अफ्रीकन यूनियन इसमें ऐड हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, डीपा यानी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन की अध्यक्ष ये किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, डीपा यानी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन का अध्यक्ष ये नियुक्त हुए हैं धनंजय जोशी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, धनंजय जोशी को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और धनंजय जोशी जो है वो वर्तमान में एक प्रमुख भारतीय दूरसंचार कंपनी समेत डिजिटल के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास के लिए वंदना योजना ये कहाँ शुरू की गई है? तो देखिए, वंदना योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत ये हुई है उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, इसका पर्पस क्या था? तो पहले मैं आपको बता दूं कि 10 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में शहरी निकायों में स्थित सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के विकास के लिए वंदन योजना की स्वीकृति दी गई है। तो उद्देश्य आपको समझ में आया, विकास करना है किस चीज़ का? सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का। और कहाँ पर हुआ है? यूपी में हुआ है। और योजना का नाम तो यह है वंदन योजना। फिर मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब ये किसने जीता है? तो मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब ये जीता है प्रियंश सेन ने। ऑप्शन नंबर बी ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, मिस अर्थ इंडिया 2023 कार्यक्रम का आयोजन ये दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था और प्रियंश सेन इस बार की बनी है मिस अर्थ इंडिया 2023 और ये राजस्थान के सीकर की रहने वाली हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर नितिन गडकरी ने 100% एथेनॉल फ्यूल पर चलने वाली कार ये कहाँ लॉन्च की है?
तो देखिए 100% जो एथेनॉल फ्यूल पर कार चलने वाली है, इसको अभी लॉन्च किया है नितिन गडकरी जी के द्वारा। कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं और नितिन गडकरी ने लॉन्च की दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली टोयोटा इनोवा कार। तो नाम भी ध्यान रखेंगे, इन्होंने लॉन्च की है, नई दिल्ली में लॉन्च की है और पहली एथेनॉल से चलने वाली ये कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मरचा धान को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो देखिए मरचा धान की अगर हम बात करें तो ये है बिहार का और इसे ही अभी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए मिर्चा धान की बात करें तो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में ये उगाया जाता है और मरचा धान बेसिकली काली मिर्च के समान दिखता है, जिस कारण से इसे मिर्चा या फिर मरचा धान के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देखिए बिहार का ये है, तो बिहार से कुछ और जीआई टैग को हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि मरचा चावल जो अभी मैंने डिस्कस किया, फिर मुजफ्फरपुर की लीची, भागलपुर के जर्दालू आम, कतरनी चावल, मिथिला के मखाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मगही पान। तो ये सभी हैं बिहार के और इन्हें मिला है वहाँ पर जीआई टैग। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन ये कहाँ किया गया? तो देखिए दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन ये किया गया है गुरुग्राम में। तो ऑप्शन नंबर डी ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। गुरुग्राम ये कहाँ पर है? तो ये हरियाणा में है और ये दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में आता है, तो ध्यान रखेंगे। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन ये हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री शोर मिशन शुरू किया गया है? तो देखिए मुख्यमंत्री शोर मिशन की शुरुआत ये की है मेघालय ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए नवीनीकरण ऊर्जा का दोहन करने और बिजली की कमी को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में मेघालय के मुख्यमंत्री, जिनका नाम है कोनराड के सांगमा, उन्होंने मुख्यमंत्री शोर मिशन इसकी शुरुआत की है। पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्य के लिए हरित प्रगति के लिए एक नए युग में प्रवेश करने के लिए इस उद्देश्य से इस पहल को शुरू किया गया है। तो ध्यान रखिएगा मेघालय ने शुरू किया है क्या? यह है आपका मुख्यमंत्री शोर मिशन। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस से कब मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो ये मनाते हैं 12 अगस्त को। तो ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए हर साल 12 अगस्त को हम मनाते हैं क्या? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, और इस दिन को मनाने की घोषणा ये यूएन के द्वारा 1999 में की गई थी। पहली बार इसको 12 अगस्त 2000 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस से मनाया गया और इसकी थीम है ग्रीन स्किल फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी देने वाला राज्य ये कौन सा है? तो देखिए जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी देने वाला राज्य तो ये बना है उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 1 अगस्त को एक नीति को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य है राज्य को पानी, पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट्स स्थल बनाना। इस नीति को सरकार के द्वारा घोषित होने की तिथि से 10 वर्ष के लिए मान्य होगा और जल पर्यटन और साहसिक नीति की नीति सभी अंतर्देशीय भूमि आधारित, वायु आधारित जल मार्गों, बांधों, जलाशय, झील, नदियां, तालाब और उत्तर प्रदेश के अधिकार क्षेत्र के भीतर विभिन्न जल निकायों और भूमि पार्सल पर किए जाने वाला साहसिक गतिविधियों पर लागू होगा। तो ध्यान रखिएगा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी देने वाला राज्य तो ये बना है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत ने किस साउथ अमेरिकी देश से कच्चे तेल का आयात ये फिर से शुरू किया है? तो ये क्या है? वेनेजुएला से। ऑप्शन नंबर सी ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए अक्टूबर में वेनेजुएला पर अमेरिकी प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिए जाने के बाद से भारत ने आयात फिर से शुरू कर दिया, जिससे भारतीय रिफाइनरों को अपने तेल स्रोतों में विविधता लाने और मध्य पूर्व पर निर्भरता कम करने का अवसर ये मिला है। क्या है वेनेजुएला के साथ में? तो राजधानी इसका कराकास, मुद्रा है वेनेजुएला बोलीवर और राष्ट्रपति तो यह है निकोलस मादुरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन सा ऑनलाइन पोर्टल ये लॉन्च किया गया है? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है इसका नाम है सुस्वागतम। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए अभी जो पेट का एग्जाम होता है यूपी पेट का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया ऑनलाइन पोर्टल जिसका नाम है सुस्वागतम। अब देखिए भारत की चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में सुस्वागतम नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है और इस पोर्टल के जरिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में शामिल होना ये आसान हो जाएगा
और सुनवाई के लिए एंट्री पास बनवाने के लिए अब काउंटर पे भी लंबी लाइन लगवानी नहीं पड़ेगी। आप आसानी से इस पोर्टल के थ्रू ये जो भी टिकट होती है उसको कर सकते हैं, अपने आप को अनरोल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राज्य के जीवाश्म में पौधे खाने वाले डायनासोर की नई प्रजाति मिली है? तो देखिए, जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर की प्रजाति ये मिली है राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, राजस्थान में स्थित जैसलमेर के जीवाश्म में वैज्ञानिकों को पौधे खाने वाले एक नए डायनासोर प्रजाति मिली है, जिसका नाम वैज्ञानिकों ने थारासोरस इंडिकस रखा है। तो नाम आपको ध्यान रखना है, और ये जीवाश्म मिले हैं राजस्थान में, जैसलमेर में। फिर है, गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव ये किसने घोषित किया है? तो देखिए, गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव ये घोषित किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ये है आपका यूपी। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि गंगा डॉल्फिन को अपना राज्य जलीय जीव ये घोषित किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात की घोषणा की है। गंगा डॉल्फिन की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम ये होता है प्लांटानिस्टा जंजाटिका। गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में भी मान्यता दी गई थी। और अगर हम बात करें डॉल्फिन डे की, यानी कि नेशनल डॉल्फिन डे, तो ये हर साल हम मनाते हैं 5 अक्टूबर को। फिर है, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 का फाइनल खिताब ये किस टीम ने जीता है? तो देखिए, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 का फाइनल खिताब ये जीता है भारत ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, 12 अगस्त 2023 को चेन्नई में खेले गए फाइनल मैच में भारत ने मलेशिया को 4-3 से हराया। तो आपको ध्यान रखना है, भारत और मलेशिया के बीच में फाइनल्स हुआ था, कहाँ पर? चेन्नई में, 12 अगस्त को, जिसमें भारत जीता है और मलेशिया हार गया है। और इसी के साथ में भारतीय टीम ने चौथी बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब ही अपने नाम किया है। भारतीय टीम सबसे ज़्यादा बार इस टूर्नामेंट को जीतने वाली ये टीम बन चुकी है। अगला क्वेश्चन है, यूके संसद की हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मायरा ग्रोवर को। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, मायरा ग्रोवर को ब्रिटेन की संसद की हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है। मायरा ग्रोवर की बात करें तो एक लेखिका है और नई दिल्ली सोशल वर्कर एसोसिएशन के सचिव भी ये हैं, मायरा ग्रोवर। फिर वैज्ञानिक, प्रसिद्ध वैज्ञानिक है विकास सिन्हा, इनका भी निधन हुआ था। तो उनका संबंध ये किस राज्य से था? तो देखिए, विकास सिन्हा की बात करें तो इनका निधन हुआ था और इनका संबंध है बेसिकली पश्चिम बंगाल से। तो ऑप्शन नंबर सी ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, शाहनाभी के भौतिकी संस्थान और परिवर्तित ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र के पूर्व निदेशक एवं जाने माने भौतिक शास्त्री विकास सिन्हा, ये 11 अगस्त 2023 को कोलकाता में इनका निधन हो गया था। अब आपको ध्यान रखना है, 2001 में इन्हें पद्मश्री सम्मानित किया गया और 2010 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। फिर इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट ये स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब ये कहाँ पर होगा? तो ये थूथुकुडी तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। इसरो की बात करें तो फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1969 में, मुख्यालय इसका बेंगलोर में और अध्यक्ष तो ये एस सोमनाथ। देखिए, अभी हाल ही में इसरो ने काफ़ी स्पेस मिशन अपनी लॉन्च की, जैसे कि चंद्रयान 3 हुआ, आदित्य L1 हुआ, इसके अलावा गगनयान की टेस्टिंग भी की थी। तो सब सक्सेसफुली हुआ भी है। आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, फिर डायरेक्टली गूगल पर टाइप कीजिएगा चंद्रयान बाय रवि सर या फिर आदित्य L1 बाय रवि सर, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दीज टॉपिक ये आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। तो इन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद हबीब का हैदराबाद में निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? तो देखिए, मोहम्मद हबीब का भी हैदराबाद में निधन हुआ है और उनका संबंध था बेसिकली फुटबॉल से। तो ऑप्शन नंबर बी ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, मोहम्मद हबीब की बात करें तो भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान थे, जिनका 74 वर्ष की आयु में 15 अगस्त 2023 को हैदराबाद में निधन हो गया। मोहम्मद हबीब ये 1970 में बैंकॉक में एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। उन्होंने 35 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में देश का प्रतिनिधित्व किया और 11 गोल जो है वो अपने नाम किए हैं। फिर है, CSIR NBRI ने कमल यानी कि लोटस की कौन सी किस्म ये लॉन्च की है? तो इन्होंने अभी कमल की जो एक किस्म लॉन्च की है वो की है नमो 108। तो ऑप्शन नंबर सी ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
देखिए जैसे कि लोटस यानी कि कमल ये हमारा राष्ट्रीय फूल है, तो इसकी जो है एक नई किस्म लॉन्च की है जिसका नाम है नमो 108, जिसमें आपको 108 पंखुड़ियाँ ये देखने के लिए मिलेगी। इसको लॉन्च किया है लखनऊ में और ये पौधा मणिपुर के पौधों से विकसित किया गया। CSIR और NBRI ने साथ में किया। तो CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और NBRI की बात करें तो ये है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी ये कौन बनने जा रहा है? तो देखिए उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी तो ये बनने जा रहा है अयोध्या। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो ये होगा आपका उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर। और अयोध्या की बात करें तो इसमें जो प्रदेश का पहला सौर शहर है इसकी जिम्मेदारी ये दी है NTPC को, यानी कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को। और NTPC अयोध्या में 40 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाएगा। सरयू नदी के किनारे एक सोलर पार्क भी बनाया जाएगा और अयोध्या ये भी सरयू नदी के किनारे ही बसा हुआ है। अब देखिए ये तो है यूपी का पहला सोलर शहर, लेकिन अगर हम बात करें सोलर सिटी ऑफ इंडिया तो ये है आपका मध्य प्रदेश का सांची। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ में डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है? तो देखिए डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट की बात करें तो इसके विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने या फिर केंद्रीय कैबिनेट ने 14,903 करोड़ रुपए के विस्तार को मंजूरी दी है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, 14,903 करोड़ रुपए। देखिए डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के तहत में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत 9 और सुपर कंप्यूटर ये जोड़े जाएंगे और इसके तहत 18 सुपर कंप्यूटर पहले स्थापित किए जा चुके हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ ये 1 जुलाई 2015 को किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर सखाराव पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम। तो देखिए सखाराव पुरस्कार की बात करें 2023 में तो ये मिला है किसको? इनका नाम है जीना महसा अमीनी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए यूरोपीय संसद के अध्यक्ष है रोबर्टा मेत्सोला, इन्होंने इस अवार्ड की विजेता की घोषणा की है। और मैच 12 वर्ष की महसा अमीनी को 16 सितंबर 2022 को ईरान की धार्मिक पुलिस की हिरासत में मृत्यु हो गई थी। फिर केंद्र सरकार किस केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदूषण से निपटने के लिए रियल टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट सुपरसाइट ये लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है नई दिल्ली ने। तो ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए उसको याद करने की तो बेसिक सी आसान सी ट्रिक यही रहती है, अगर किसी भी यूटी की बात करो उसमें प्रदूषण का जिक्र हो तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम आता है क्या? नई दिल्ली। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये जो दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति IIT दिल्ली, IIT कानपुर और टेरी का एक संयुक्त उद्यम है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ये किस दिन मनाया गया? तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस तो ये मना है 14 अगस्त को। तो ऑप्शन नंबर बी ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस एक वार्षिक राष्ट्रीय स्मृति दिवस है जो 1947 में भारत के विभाजन के दौरान पीड़ित और लोगों की पीड़ाओं की याद में मनाया जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन ये नियुक्त किया है? तो देखिए नेशनल आइकन ये नियुक्त हुए हैं ECI के द्वारा राजकुमार राव। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए भारत निर्वाचन आयोग की बात करें स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 में। मुख्यालय है दिल्ली में। अध्यक्ष है राजीव कुमार और पहले अध्यक्ष है सुकुमार सेन। फिर है लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल ये किसे घोषित किया है? तो ये क्या है? यायात्सो झील को। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए यायात्सो झील की बात करें तो लद्दाख में 4,820 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है, जिसे पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। यह पक्षी एवं जानवर जैसे कि बार हेडेड कूंज, काली गर्दन वाले सारस हो गए या फिर ब्राह्मणी बत्तख के लिए घोंसला निर्माण स्थल है। हाल ही में यायात्सो झील को जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल भी घोषित किया है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम था परवेज मुशर्रफ इनका निधन हो गया? तो देखिए परवेज मुशर्रफ की बात करें तो ये थे पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया और ये पाकिस्तानी सेना के जनरल भी थे। उनका जन्म 1943 में दिल्ली में हुआ था और उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो हत्याकांड और लाल मस्जिद के मौलवी की हत्या के मामले में भगोड़ा भी घोषित किया गया था। फिर हरियाणा के नए DGP यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए हरियाणा के नए DGP तो ये कौन बने थे?
ये बने शत्रुजीत सिंह कपूर। तो ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए शत्रुजीत सिंह कपूर को हरियाणा का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है और शत्रुजीत सिंह कपूर ये जो है 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और इससे पहले हरियाणा के पुलिस महानिदेशक के रूप में पीके अग्रवाल थे और अब इनकी जगह लेंगे कौन? शत्रुजीत सिंह कपूर। अब देखिए हमारी दो पीडीएफ है, एक है आपकी पॉलिटी की जिसमें 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे और साथ ही में करंट अफेयर की पीडीएफ है, इसमें लास्ट 10 महीने का पूरा कंपाइलेशन ये आपको देखने के लिए मिलेगा। आप इनको चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये कब मनाया गया है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें तो ये मनाया गया है 11 अक्टूबर को। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हर साल 11 अक्टूबर को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब देखिए लड़कियों के अधिकारों को मान्यता देने के लिए हर साल ये 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ही मनाया जाता है। 19 दिसंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस घोषित करने का प्रस्ताव अपनाया था और इस वर्ष की जो थीम है वो है लड़कियों के अधिकारों में निवेश, हमारा नेतृत्व, हमारा कल्याण। देखिए कोई भी डेज अगर इम्पॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसकी जो थीम होती है वो मैं आपको ज़रूर बताती हूँ। तो ऐसे ही जो है आपका 11 अक्टूबर जिसको हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में, तो इसकी थीम भी आपको ध्यान रखनी है जो कि है लड़कियों के अधिकारों में निवेश, हमारा नेतृत्व, हमारा कल्याण। फिर आपका अगला क्वेश्चन है 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला इसकी शुरुआत हुई है हरियाणा में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने 3 फरवरी 2023 को 36वें अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया है और इसका समापन ये 19 फरवरी को हुआ है। इस वर्ष जो संघाई सहयोग संगठन है यानी कि SCO उसने सूरजकुंड मेले का भागीदार राष्ट्र है और SCO में भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ये सभी कंट्री शामिल हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये बात है कि जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि SCO, तो इसका हेडक्वार्टर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, वो लगा देते हैं संघाई चीन में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर संघाई में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर आपको चीन की कैपिटल बीजिंग में देखने के लिए मिलेगा। अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक स्मारक घोषित किए जाने वाला कुट्टिकक्कनम पैलेस ये किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ऐतिहासिक स्मारक घोषित किए जाने वाला कुट्टिकक्कनम पैलेस ये स्थित है आपका केरला में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए कुट्टिकक्कनम वागामोन और थेक्केडी के बीच स्थित एक हिल स्टेशन है जिसे ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया जाएगा। 130 साल पुराने कुट्टिकक्कनम पैलेस जो तत्कालीन त्रावणकोर के राजाओं का ग्रीष्मकालीन निवास था और ध्यान रखें केरल में है ये, और राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा इस पैलेस को जिसे अम्माची कोटानम के नाम से भी जाना जाता है इसको अभी जो है वो स्मारक घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? तो देखिए एक नए तारे की खोज ये की है भारतीय तारा भौतिकी संस्थान ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए बेंगलुरु स्थित भारतीय तारा भौतिकी संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है और इस तारे को वैज्ञानिकों ने HE 10051439 ये नाम दिया है। फिर है निवेशक शिक्षा और संरक्षण नीति प्राधिकरण ने कहाँ पर निवेशक सारथी वैन शुरू की है? तो देखिए निवेशक शिक्षा और संरक्षण नीति प्राधिकरण ने निवेशक सारथी वैन इसकी शुरुआत की है दिल्ली NCR में। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण की मुख्य अधिकारी हैं। देखिए निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है अनीता झा अकेला, इन्होंने वित्तीय शिक्षा का प्रसार करने और दिल्ली NCR क्षेत्र में धोखाधड़ी वाली वित्तीय योजनाओं के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए निवेशक सारथी नामक निवेशक जागरूकता वैन ये लॉन्च की है। इसकी थीम है अज्ञानता से वित्तीय स्वतंत्रता तक। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग ने किसके सहयोग से देश के स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 ये शुरू किया है? तो देखिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 तो इसकी शुरुआत ये की है इसरो ने
ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन ने इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर देश के स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज ये शुरू किया है। इसरो की बात करें तो स्टैब्लिशमेंट ये हुई थी 1969 में। हेडक्वार्टर तो ये इसका बेंगलुरु में, और वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है एस सोमनाथ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन तो ये किया गया हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर आयुष मंत्रालय किसके साथ मिलकर ट्रेडिशनल मेडिसिन पर ग्लोबल समिट का आयोजन कर रहा है? तो आयुष मंत्रालय की बात करें तो ये WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ट्रेडिशनल मेडिसिन पर ग्लोबल समिट का आयोजन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय ये गुजरात के गांधीनगर में मिलकर पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर यानी कि ट्रेडिशनल मेडिसिन पर ग्लोबल समिट का आयोजन ये करेगा। और ये समिट जो है वो कब हुआ है? तो 17 से 18 अगस्त के बीच में इस समिट को किया गया, जो हुआ है गुजरात के गांधीनगर में। अगला क्वेश्चन है, विस्टाडोम ट्रेन सेवा ये कहाँ शुरू की गई है? तो देखिए, विस्टाडोम ट्रेन सेवा की बात करें तो इसकी शुरुआत ये हुई है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, अक्टूबर महीने के अगर हम बात करें अक्टूबर में, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जिनका नाम है मनोज सिन्हा और केंद्रीय रेल मंत्री जो कि अश्वनी वैष्णव, तो इन दोनों ने जम्मू कश्मीर विस्टाडोम ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया है। विस्टाडोम का मतलब होता है एक गुम्बद के आकार वाली ट्रेन। जब आप इस ट्रेन का सफ़र करोगे तो इसमें जो रूफ है और विंडोज़ हैं वो पूरी जो है शीशे यानी कि ग्लास की बनी हुई है, जिससे आप बाहर की चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, विस्टाडोम ट्रेन सेवा इसकी शुरुआत ये हुई है जम्मू कश्मीर में। फिर है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस स्थान पर 9वें राष्ट्रमंडल सदस्यता सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष जो हैं अभी वर्तमान में ओम बिरला, तो इन्होंने 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन ये किया है उदयपुर में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब ये किसने जीता है? तो महिला फीफा विश्व कप 2023 की बात करें तो इसका खिताब ये जीता है स्पेन ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, स्पेन की महिला टीम ने पहली बार ये महिला फीफा विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है, और 2023 में जो ये फीफा महिला विश्व कप था इसका 9वां संस्करण ये आयोजित किया गया। और इस बार का जो महिला फीफा विश्व कप था इसकी मेजबानी ये की है ऑस्ट्रेलिया और साथ ही में इंग्लैंड ने। फिर ऑपरेशन चक्र 2 अभियान ये किसके द्वारा चलाया गया? तो देखिए, ऑपरेशन चक्र 2 इसकी शुरुआत ये की है CBI ने यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब ऑपरेशन चक्र 2 इसका उद्देश्य क्या है? तो साइबर अपराधों का पता लगाने के लिए बेसिकली जो है ये ऑपरेशन चक्र 2 इसकी शुरुआत की गई है। ऑपरेशन चक्र 1 ये ऑलरेडी 2022 में चलाया गया था। किसके द्वारा? CBI के द्वारा। CBI की बात करें तो फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1963 में, और हेडक्वार्टर ये आपको देखने के लिए मिलेगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तिकेयन मुरली किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, कार्तिकेयन मुरली की बात करें तो इनका संबंध ये है शतरंज से। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर बिहार का चौथा कृषि रोड मैप ये किसने लॉन्च किया? तो बिहार का चौथा कृषि रोड मैप इसकी शुरुआत ये की है द्रौपदी मुर्मू ने, या फिर इसको कह सकते हैं आप लॉन्च किया है द्रौपदी मुर्मू ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये लॉन्च कब हुआ है? तो देखिए, जो अगर हम बात करें बिहार के चौथे कृषि रोड मैप की, तो इसको लॉन्च किया द्रौपदी मुर्मू ने अक्टूबर 2023 में। और ये जो रोड मैप है ये 2023 से लेके 2028 यानी कि 5 वर्षों तक चलने वाला है, और इसमें अगले 5 वर्षों में राज्य में कृषि के संबंधित जो भी विकास की कार्य योजना है वो बनाई गई है। फिर है विश्व मानवता दिवस 2023 यानी कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, ये कब मनाया गया? तो विश्व मानवता दिवस इसकी शुरुआत ये हुई है 19 अगस्त को, यानी कि 19 अगस्त को मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर भारतीय नौसेना के द्वारा मिलन 24 अभ्यास, इसका आयोजन ये कहाँ किया जाएगा? तो मिलन 24 की अगर हम बात करें तो इस अभ्यास का आयोजन ये किया जाएगा विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, ये क्या है भारतीय नौसेना ने? तो भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी की बात करें
तो स्थापना ये हुई थी 1950 में। मुख्यालय तो ये है दिल्ली में। अगर हम बात करें इसके वर्तमान प्रमुख तो ये आर हरि कुमार। और नौसेना दिवस ये हम मनाते हैं हर साल 4 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ड्रोन संरक्षण केंद्र ये कहाँ स्थापित किया गया? तो देखिए, भारत का पहला ड्रोन संरक्षण केंद्र इसकी स्थापना ये हुई है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, जो पहला ड्रोन संरक्षण केंद्र है ये स्थापित किया गया है तमिलनाडु में। मानव रहित हवाई प्रणाली यानी कि जिसको हम शॉर्ट में ड्रोन भी कहते हैं, इसके द्वारा देश का पहला सामान्य परीक्षण केंद्र ये 45 करोड़ रुपए की लागत से तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। और तमिलनाडु राज्य उद्योग संवर्धन निगम औद्योगिक पार्क वल्लम वडागल श्री पैगम्बदूर में स्थापित ये किया जाएगा। फिर है, भारत ने कहाँ पर पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट ये लॉन्च किया है? तो देखिए, पहली बार नाइट स्ट्रीट सर्किट रेसिंग सर्किट लॉन्च ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है, संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी कि यूनाइटेड नेशन डे ये कब मनाते हैं? तो यूएनओ या फिर यूनाइटेड नेशन डे की बात करें तो ये हर साल मनता है 24 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, यूएन की अगर हम बात करें यानी कि यूनाइटेड नेशन की, तो इसका मुख्यालय ये है न्यूयॉर्क में और अध्यक्ष तो ये एंटोनियो गुटरेस। अब यूएन बेसिकली इसका काम क्या होता है? तो विश्व में शांति को स्थापित करना। अगर कोई वॉर वगैरह की सिचुएशन होती है तो उस कंडीशन में, तो जैसे विश्व में शांति को स्थापित करना, वॉर की सिचुएशन होती है तो उस कंडीशन में वॉर को होने से प्रिवेंट करना, तो ये सब काम बेसिकली होता है यूएन का। तो ध्यान रखेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसी के बाद में यूएनओ की स्थापना ये की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ष विश्व पशु कल्याण दिवस ये कब मनाते हैं? यानी कि वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे तो ये मनाते हैं 4 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, हर साल 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है और ये दिन जानवरों के अधिकारों और कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम आपको ध्यान रखनी है, इसकी थीम है ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये कब मनाते हैं? तो देखिए, नॉन वायलेंस डे की अगर हम बात करें तो ये मनाते हैं 2 अक्टूबर को, जिस दिन जन्मदिन होता है किसका? महात्मा गांधी जी का। और इसी के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी की जो जन्मतिथि है वो भी क्या है आपकी? 2 अक्टूबर। यानी कि 2 अक्टूबर को दो महान जो व्यक्ति हैं हमारे देश के, जो कि है महात्मा गांधी और साथ ही में लाल बहादुर शास्त्री, इनका जन्म दिवस है। और साथ ही में महात्मा गांधी के जन्मदिन पर ही हम मनाते हैं अहिंसा दिवस। तो ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर एक, किस राज्य या फिर यूटी के पश्मीना उत्पाद को जीआई टैग ये दिया गया है? तो देखिए, पश्मीना से रिलेटेड कोई भी अगर आपको चीज़ देखने के लिए मिलेगी ये होगी आपकी जम्मू कश्मीर में। तो ध्यान रखिएगा कि पश्मीना के जो प्रोडक्ट हैं इसको जीआई टैग दिया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, बसोहली पश्मीना ये जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले का 100 साल से अधिक पुराना पारंपरिक शिल्प है। और पश्मीना उत्पादों में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शॉल, मफलर, कंबल और टोकरियाँ ये सभी शामिल होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बेसिकली अगर पश्मीना से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है तो वो रिलेटेड है जम्मू कश्मीर से और इसे अभी हाल ही में जीआई टैग ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये कौन सा संविधान संशोधन बना है? तो देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये अभी 106वां संविधान संशोधन बना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, रिसेंटली वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर जो एक्ट है वो पास हो चुका है और इसी के साथ साथ ये हमारे संविधान का 106वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये बन चुका है। तो ध्यान रखिएगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से ये पेश हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, एक तो 106वें नंबर का संविधान संशोधन बना है, लेकिन अगर हम बात करें ये विधेयक कौन से नंबर का था? तो विधेयक था ये 128वां। तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने महिला आरक्षण विधेयक 2023 जिसको हम 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक अथवा या नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जानते हैं उसको पारित कर दिया है। और इसी के साथ साथ अब लोकसभा और साथ ही में राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3% जो सीटें हैं वो रिजर्व की जाएंगी। और आपको ध्यान रखने कि हमारे देश के कानून मंत्री जिनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल, उनके द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये पेश किया गया था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये जो आरक्षण बिल था इसको 29 सितंबर 2023 को मंजूरी दे दी थी। अगला क्वेश्चन है आपका,
बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए मोबाइल ऐप जिसका नाम है फ्लड वॉच, ये किसने लॉन्च किया है? तो देखिए, फ्लड वॉच के नाम से एक मोबाइल ऐप है जिसको लॉन्च किया है केंद्रीय जल आयोग ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष हैं कुशवेंद्र वोहरा। इन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है फ्लड वॉच ये लॉन्च किया है। और बेसिकली इसका जो पर्पज़ है या फिर उद्देश्य आप कहें तो ये है बाढ़ की स्थिति की जानकारी और पूर्वानुमान प्रदान करना। और इस ऐप की मदद से जो यूज़र्स हैं वो देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में ज़रूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ऐप का नाम आपको ध्यान रखना है, ये है आपका फ्लड वॉच जिसको लॉन्च किया है केंद्रीय जल आयोग ने। फिर है भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल ये लॉन्च किया है? तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसने जो बैंक में अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स पड़ा हुआ है तो उसका पता लगाने के लिए बेसिकली जो पोर्टल लॉन्च किया है तो इसका नाम है उद्यम पोर्टल। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, आरबीआई ने लॉन्च किया तो आरबीआई के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि इसका हेडक्वार्टर तो ये है मुंबई में और स्थापना ये हुई थी 1935 में। और वर्तमान में जो इसके गवर्नर हैं तो ये शक्तिकांत दास। और जो ये भी पोर्टल लॉन्च किया गया इसका नाम है उद्गम, जिसका बेसिकली पर्पज़ है अनक्लेम डिपॉजिट्स राशि का पता लगाना। फिर अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो देखिए, जो अनाथ बच्चे होते हैं उनके लिए कोई भी योजना बनाने वाला ये पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इस योजना का नाम क्या है? तो योजना का नाम है सुख आश्रय योजना। इसके माध्यम से जो अनाथ बच्चे हैं या फिर कोई भी अन्य वंचित वर्गों के जो भी बच्चे हैं उनके जीवन स्तर को सुधारना इस बेसिकली योजना का पर्पज़ है। और साथ ही में उन बच्चों को आर्थिक सुरक्षा भी मिलेगी और वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं। कुछ इस तरीके से उन्हें ट्रेन भी किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, योजना का नाम है सुख आश्रय योजना, जो किया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। फिर है विप्रो ने कहा जनरेटिव एआई पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये शुरू किया है? तो देखिए, विप्रो ने एआई पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसकी शुरुआत ये की है आईआईटी दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर किसने लड़कियों और लड़कों के बीच में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए क्राइसियो फॉर गुड ये लॉन्च किया है? तो देखिए, क्राइसियो फॉर गुड जिसकी मदद से जो लड़कियों और लड़कों के बीच में जो लैंगिक समानता है उसको बढ़ाने के लिए ये जो मॉड्यूल है इसको लॉन्च किया है किसने? धर्मेंद्र प्रधान ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देख, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इन्होंने लड़कियों और लड़कों के बीच में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है। और इस कार्यक्रम का शुभारंभ ये अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यूनिसेफ और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सहयोग से लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम ये कौन सा बना है? तो ये बना है एनटीपीसी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, एनटीपीसी की बात करें तो स्थापना हुई थी 1975 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में और अध्यक्ष तो ये है गुरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेल लिंक पद्मा ब्रिज का उद्घाटन ये कहाँ किया गया? तो रेल लिंक पद्मा ब्रिज का उद्घाटन ये किया गया है बांग्लादेश में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए, बांग्लादेश में इसका उद्घाटन किया गया। तो बांग्लादेश के बारे में अगर हम जानें तो इसकी राजधानी है ढाका, मुद्रा है यहाँ की टका, यहाँ के राष्ट्रपति तो ये है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू और प्रधानमंत्री तो ये है शेख हसीना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन ये कहाँ किया है? तो देखिए, चक्रवात 2023 का आयोजन ये हुआ है गोवा में। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, चक्रवात अभ्यास का उद्देश्य है मानवीय संकटों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सामूहिक और समन्वित प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करना। गोवा में हुआ है। तो गोवा की बात करें, राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत और राज्यपाल तो यह श्रीधरन पिल्लई। फिर अनाहत सिंह ने एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, वो किस खेल से जुड़ी हुई है? तो अनाहत सिंह की बात करें, इनका संबंध है स्क्वैश से। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर कहाँ ओणम का सबसे शुभ दिन जिसका नाम है थिरु ओणम ये मनाया गया? तो ओणम की बात करें तो ये मना है केरला में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे।
देखिए ये त्यौहार बेसिकली भगवान विष्णु के वामन अवतार की जयंती और साथ ही में राजा बलि के स्वागत के लिए मनाया जाता है। तो ओनम ये है आपका केरला में, और अगर हम बात करें थिरु ओनम की तो ये भी कहाँ पे बनता है, तो ये बनता है आपका केरल में। फिर वायुसेना में एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला सैन्य अधिकारी ये कौन बनी है, तो देखिए वायुसेना में एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला सैन्य अधिकारी तो ये बनी है साधना सक्सेना नायर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए भारतीय वायुसेना की वरिष्ठ अधिकारी है, ये बनी है एयर मार्शल रैंक पर पहुंचने वाली दूसरी महिला अधिकारी, और इससे पहले जो महिला अधिकारी बनी थी वो थी पद्मा बंदोपाध्याय। अब देखिए ये क्या है भारतीय वायुसेना ने, तो अगर हम बात करें इसकी स्थापना की तो ये हुई थी 1932 8 अक्टूबर को, इसीलिए 8 अक्टूबर को हम मनाते हैं वायुसेना दिवस। मुख्यालय की बात करें तो यह है दिल्ली में, और अध्यक्ष तो यह है विवेक राम चौधरी। फिर दक्षिण अफ्रीका के किस स्थान पर हाल ही में कोविड-19 महामारी के बाद गांधी वॉक का आयोजन ये हुआ है, तो देखिए गांधी वॉक का आयोजन कोविड-19 महामारी के बाद दक्षिण अफ्रीका में तो ये हुआ है जोहान्सबर्ग में। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए कोविड-19 महामारी के बाद दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में गांधी पद यात्रा का आयोजन किया गया है पहली बार, और ये बेसिकली गांधी वॉक का 35वां संस्करण हुआ है। इसमें पद यात्रा ये हुई है 6 किलोमीटर की, और वर्तमान में जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं इनका नाम है सिरिल रामफोसा। फिर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का 54वां संस्करण ये किस स्थान पर आयोजित किया गया, तो देखिए अगर हम बात करें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 तो इसका आयोजन हुआ है गोवा में। ऑप्शन नंबर डी ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। आयोजनकर्ता कौन है, तो सूचना प्रसारण मंत्रालय ये आयोजन करता है, और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री तो ये अनुराग ठाकुर। फिर किसने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है, तो अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप ये लॉन्च किया हेमंत विश्वा शर्मा ने। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत विश्वा शर्मा, इन्होंने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया, और प्राकृतिक रूप से हिस्सेदारी को बढ़ावा देने और पहल की सफलता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार आसानी से पौधे प्रदान करने के लिए वितरण केंद्र स्थापित करेगी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और अमृत वृक्ष आंदोलन ये लॉन्च किया है किसने, हेमंत विश्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं। फिर किस राज्य सरकार ने जस्ट आस्क नाम एआई संचालित चैटबॉक्स से लॉन्च किया है, तो देखिए जस्ट आस्क के नाम से एआई पावर्ड चैटबॉक्स ये अभी लॉन्च किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश ने अभी जस्ट आस्क के नाम से एआई पावर्ड चैटबॉक्स इसकी शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नामक एआई संचालित चैटबॉक्स से लॉन्च किया है, और इसका प्राथमिक उद्देश्य जो लक्ष्य है वो किशोरों और युवा वयस्कों को लक्षित करते हुए सामाजिक मुद्दे जैसे कि यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और साथ में उसके अधिकारों से संबंधित सटीक और आसानी से सुलभ जानकारी प्रदान करना इसका बेसिकली उद्देश्य है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है 43वां आसियान शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है, तो देखिए 43वें नंबर का आसियान समिट तो ये हुआ है जकार्ता में। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए आसियान की बात करें तो फुल फॉर्म है इसकी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, और इसकी स्थापना ये हुई थी 8 अगस्त 1967 में। कहाँ पर, तो ये हुई थी बैंकॉक थाईलैंड में। अगला क्वेश्चन है आपका हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं, तो शिक्षक दिवस की बात करें तो ये मनता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जन्म तिथि पर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए शिक्षक दिवस के बारे में तो सभी को पता होगा 5 सितंबर को, लेकिन इसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है जो कि है टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। तो थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। और हर साल 5 सितंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, जो कि बनता है किसके उपलक्ष्य में, तो जो जयंती होती है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन ये हुआ है रियाद में। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए सऊदी अरब के रियाद में ये चैंपियनशिप शुरू हुई है कब से कब तक, 4 सितंबर से लेके 17 सितंबर 2023 तक। फिर है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं राहुल द्रविड़। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
देखिए बीपीसीएल की बात करें तो फुल फॉर्म है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्थापना हुई थी 1952 में और मुख्यालय तो ये है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है आपका, सिख एंड मोदी पुस्तक का विमोचन ये किसने किया? तो देखिए सिख और मोदी इस पुस्तक का विमोचन तो ये किया है जेपी नड्डा ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित अगली जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि एमआरआई ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर किस राज्य के मनकुराड आम को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग ये प्रदान किया गया? तो देखिए ये जो आम है मनकुराड आम ये है आपका गोवा का और इसे अभी मिला है जीआई टैग। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए इस आम को मेलकोरोडा, मार्कोडोजा, माकुरान, कोराडो और गोवा मांगूर के नाम से भी जानते हैं और बेसिकली ये जो नाम है मालकोराडा ये पुर्तगालीज ने दिया था। फिर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रोजेक्ट टाइगर का किसके साथ विलय कर दिया है? तो देखिए प्रोजेक्ट टाइगर और साथ ही में जो आपका था प्रोजेक्ट एलिफेंट इन दोनों का आपस में मर्ज कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा और इसको अब किस नाम से अधिसूचित किया जाएगा? तो ये होगा प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, इस नामक से जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो देखिए हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड इस पुस्तक को लिखा है किसने? तो ये लिखा है नीरजा चौधरी ने। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है भारत ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? तो देखिए चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य तो ये रखा है 2040 तक। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए भारत ने 2040 तक चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है और हालांकि 2035 तक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष विभाग को निर्देश जारी किए हैं कि वो एक अंतरिक्ष स्टेशन की योजना भी यहाँ पर शामिल करेंगे 2035 तक। इसरो की बात करें तो फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुई थी 1969 में, मुख्यालय है बेंगलोर में और अध्यक्ष तो ये एस सोमनाथ। फिर भारत का पहला तिलापिया पार्वोवायरस ये किस राज्य में देखा गया? तो ये देखा गया है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए भारत में पहली बार तमिलनाडु के रानीपेट जिले के तालाबों में ये वायरस देखा गया और ये वायरस बेसिकली मीठी जल की मछली प्रजाति जो कि तिलापिया में पाया गया है और ये वायरस पहली बार वर्ष 2019 में चीन में देखा गया, उसके बाद 2021 में थाईलैंड में और ये भारत में पाए जाने वाला तीसरा देश, मतलब ये जो वायरस है ये भारत में मिला है और ऐसा ये तीसरा देश बन गया है। फिर सीरिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो सीरिया में भारत के अगले राजदूत तो ये बने हैं इरशाद अहमद। ऑप्शन नंबर सी ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर उत्तर प्रदेश ने गो हत्या और बाल शोषण मामलों के लिए कौन सा ऑपरेशन ये शुरू किया है? तो गो हत्या और बाल शोषण मामलों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है ऑपरेशन कन्विक्शन। ऑप्शन नंबर डी ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने राज्य में अपराधियों और माफियाओं से निपटने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन की शुरुआत की है। ऑपरेशन कन्विक्शन की बात करें तो अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी, उनके खिलाफ मजबूत सबूतों का संग्रह और गुणवत्तापूर्ण जांच और साथ ही में न्यायालयों के मामलों का प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित ये करेगा। तो ध्यान रहेगा ऑपरेशन कन्विक्शन, इसकी शुरुआत ये की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो देखिए ये थे आपके 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू करंट अफेयर। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब मैं आपसे पूछती हूँ टेस्ट के 2 क्वेश्चन जिसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर ये किसे घोषित किया गया है या किसे नामित किया गया है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। और दूसरा आपका क्वेश्चन है टाइम एथलीट ऑफ द ईयर ये 2023 से किसे नामित किया गया है? तो दोनों आपको बताना है पर्सन ऑफ द ईयर और साथ ही में एथलीट ऑफ द ईयर ये किसे नामित किया गया है। तो ये था आपका आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया आपके साथ 100 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस को। तो आज के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स।